15,000 से ज्यादा कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं, आज 14 तारीख बीत गई। सैलरी हमेशा 17-18 तारीख को ही मिलती है। सरकार को बदनाम करने की कोशिश एक साजिश के तहत हो रही है। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। 11 दिसंबर 2022 यही वो तारीख है जब पहाड़ों के प्रदेश हिमाचल में जनता ने नई तहरीर लिखी। जनता ने राज्य की बागडोर बीजेपी से लेकर कांग्रेस के हाथों में सौंप दी और सीएम की हॉट सीट पर जयराम ठाकुर की जगह ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू विराजमान हो गए। तब से लेकर आज तक 6 महीने बीत चुके हैं और इन 6 महीनों में सियासत भी जोरदार होती रही है। विपक्ष जनता के मुद्दों को लेकर लगातार सुक्खू सरकार पर हमलावर रही है। विपक्ष ने तो नई सरकार को लोकप्रिय सरकार नहीं बल्कि लॉकप्रिय सरकार का नाम भी दे रखा है। सवाल यह है कि क्या HRTC और अन्य कॉरपोरेशनों की सैलरी भी लॉक होने की कगार पर है और क्या ये हालात एक गंभीर आर्थिक संकट के संकेत दे रहे हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने की आज होगी प्राइम टाइम में कोशिश। आप बने रहें अगले आधे घंटे हमारे साथ। 15,000 से ज्यादा कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं, आज 14 तारीख बीत गई। सैलरी हमेशा 17-18 तारीख को ही मिलती है। सरकार को बदनाम करने की कोशिश एक साजिश के तहत हो रही है। दरअसल हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इसके जो कर्मी हैं जिनकी संख्या तकरीबन 11,000-12,000 के बीच है और इनके बारे में जो विपक्ष का कहना है, जो विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर खुद कह रहे हैं, जो आपने अभी सुना भी, कि इन्हें सैलरी अब तक नहीं मिली है। जाहिर है कि जो महीना चल रहा है लगभग आधा महीना बीत चुका है और पिछले महीने की सैलरी अब तक नहीं मिली है। तो ऐसे में विपक्ष को एक अच्छा मुद्दा मिल गया और विपक्ष, जैसे मैंने पहले कहा कि जनता के मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है सियासत कर रहा है या फिर ये कि सरकार पर लगातार उसे घेर रहा है। तो ये एक सवाल तो अपने आप में है कि आखिर ये HRTC के कर्मचारी और उनके साथ साथ कुछ और कॉरपोरेशन या बोर्ड के जो कर्मचारी जिनकी संख्या मिला जुलाकर 15,000 के करीब बनती है, इन कर्मियों को इंतजार है उनकी सैलरी का। जवाब भी है सत्ता पक्ष के पास। सीएम सुक्खू खुद कह रहे हैं कि सैलरी दरअसल 17-18 तक मिलती है। ये खुद उनके बयान है, उनकी बात है, जो भी हमने आपको कुछ देर पहले सुनाया भी था। तो अगर सवाल यही है कि सैलरी अब तक क्यों नहीं मिली, क्या सरकार का खजाना खाली हो रहा है? क्या सरकारी खजाने पर बहुत ज्यादा जो है बोझ है? क्या सरकार ये जो आर्थिक बोझ है उसे लेकर चल नहीं पा रही है? क्या सरकार आर्थिक बोझ के तले दबी जा रही है? इसका जवाब सत्ता पक्ष कुछ और देता है। सत्ता पक्ष को इसमें साजिश नजर आती है, लेकिन हमारी कोशिश यह है कि हम दोनों पक्ष के लोगों से इस सवाल का सीधा जवाब, यानी सीधा सवाल और सीधा जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें हकीकत है क्या। जो जयराम ठाकुर कह रहे हैं वो सच्चाई है या जो सीएम सुक्खू कह रहे हैं सच वो है? हमारे साथ आज 3 खास मेहमान इस विषय पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं चेतन सिंह ब्राक्टा, जो बीजेपी के लीडर हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं सुशांत कैप्रेती, सीनियर स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के, आपका भी सुशांत जी बहुत बहुत स्वागत है। और राजीव सूद जी हमारे साथ हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, आपका भी स्वागत है। तो एक बहुत ही अहम विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं चेतन जी आपके पास आना चाहता हूं। जयराम ठाकुर जी जो पहले सीएम थे, अब विपक्ष के नेता हैं, जब वो ये बात उठा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि उन्हें पता नहीं कि स्थितियां पहले क्या रही होंगी या क्या थी और अब क्यों हैं। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो उनकी बात माना जाए, उसे सच माना जाए, या फिर सीएम सुक्खू जो कह रहे हैं कि सैलरी जो है 17-18 तक ही आती है, इसे सच माना जाए? जी देखिए, मेरे को लगता है ये कुछ जिस तरह से ये 1-2 दिन से मामला उठा है और ये बहुत ही गंभीर विषय है। अगर 15,000 लोगों को सैलरी नहीं मिली है और आज 14 तारीख है, मतलब हम 15 तारीख की तरफ जा रहे हैं और अभी तक आधा महीना खत्म हो गया और हमारे लोगों को सैलरी नहीं मिल रही, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। अब मैं आपसे ही निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि आप पिलर हैं डेमोक्रेसी के, प्रजातंत्र के, आप ही पता कर लीजिएगा कि सैलरी किस टाइम और कब आती थी हिमाचल प्रदेश में इससे पहले।
HRTC के जो लोगों की थी वो 10 से पहले 5 और 10 के बीच आ जाती थी, और आज 14 तारीख है। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस एक ये फॉल्स नैरेटिव, फॉल्स डिस्कोर्स यहाँ पे खड़ा करने की कोशिश कर रही है कि ऐसा नहीं होता था। आप खुद इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, और मैं तो कांग्रेस से निवेदन करता हूँ इसमें पॉलिटिक्स मत करिए, आप प्लीज सैलरीज पे करिए। अब मेरे क्वेश्चन यहाँ पे बड़े सिंपल है। ठीक है, ये HRTC है, कॉर्पोरेशन है, बोर्ड है, निगम है, इनको अपना जो प्रॉफिट है, जो इनको अपनी वाइबिलिटी है वो बढ़ाकर देनी है, उसमें बिल्कुल हम सहमत हैं। परंतु जो ग्रांट एंड एड जो स्टेट की तरफ से जाती है वो अभी तक क्यों नहीं गई? मैं आपके सामने कुछ बजट के आंकड़े यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। सेकंड नोट में पहले मैं जरा इस पर फर्स्ट टेक ले लूं। आपने अपनी बात कह दी है, मैं उसका रिएक्शन भी ले लेता हूं और उसके बाद फिर मैं आपके पास आऊंगा। सुशांत जी, मेरा सवाल आपसे सीधा है, आप सत्ता पक्ष में हैं, अब आप कोई बहानेबाजी तो कर नहीं सकते, आप सत्ता में हैं, आपको आप उसके लिए जवाबदेह हैं। तो अगर सवाल यह है कि सैलरी में देरी हो रही है, सैलरी आधा महीना गुजर गया, लगभग अभी तक सैलरी मिली नहीं है, क्या सरकार पर आर्थिक संकट के गहरे बादल है? क्या सरकार का खजाना खाली हो रहा है? देखिए विशाल जी, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जो HRTC के एम्प्लॉयज हैं जिनको अभी तक सैलरी नहीं मिली है, उनकी जो सैलरी है वो अगले कल उनके खातों में डल जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह की बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल डेफिसिट की तरफ प्रदेश की सरकार बढ़ती जा रही है, वो गलत है। आप एक चीज समझिए, एक बेसिक इकोनॉमिक फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हुआ है। प्रदेश सरकार अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, अपने सैलरीज को देने के लिए, अपने एक्सपेंडिचर को देने के लिए लोनिंग प्रोसेस पे जाती थी। लोनिंग प्रोसेस में आपको अगर ध्यान होगा, हिमाचल का जो शेयर है वो काट दिया गया है। 14,000 करोड़ में से एक कैप लगा के उसे 8,500 करोड़ पे उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। नंबर 1। नंबर 2, पुरानी जो देनदारियां पिछली भाजपा के समय में क्रिएट हुई थी, उन देनदारियों को कांग्रेस ने क्लियर किया है। उसमें चाहे एम्प्लॉयज के DA की बात हो, उसमें चाहे जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिन्होंने IPH में, PWD में, क्योंकि उन्होंने भी विकास में कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाई है प्रदेश में, उनकी पेमेंट्स को रिलीज किया गया है। पिछले 2 सालों में मैं आपको स्पेसिफिकली ये चीज कहना चाहूंगा कि भाजपा सरकार के जो पिछले आखिरी के 2 साल थे, उसमें एम्प्लॉयज को कोई पैसा नहीं जारी किया गया, सिर्फ उनकी जो सैलरीज थी वो दी गई, लेकिन उनके जो DAs थे, एरियर्स थे, वो सारे के सारे पेंडिंग रखे गए। जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनकी पेमेंट्स पेंडिंग थी। लेकिन सुक्खू सरकार के आते ही, अगर आप नोट करेंगे, DA रिलीज किया गया, उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट रिलीज की गई, और रेफॉर्मेटिव जो मोड है प्रदेश सरकार का वो दिख रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जिस तरीके से प्रदेश को स्वावलंबी बनाने की एक जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है उसकी शुरुआत की है, वो चाहे वाटर सेस के माध्यम से हो, वो चाहे शानन प्रोजेक्ट पंजाब से वापस लेने की बात हो, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स है, लेकिन समय लगेगा। और 5 महीने में, 6 महीने में ये कहना कि प्रदेश की सरकार आर्थिक कंगाली की तरफ जा चुकी है, वो तर्कसंगत नहीं है। और अगर आप इतिहास देखेगा, ठीक है, मैं बात करूंगा फिर सेकंड राउंड में आप दोनों के पास आऊंगा, और आप अपने सवाल बिल्कुल रेडी रखिए बरागटा जी, और आपको भी तैयार रहना है जवाब के साथ सुशांत जी। मैं अब इस पे थर्ड आई जो है वो इस पे इंसर्ट करने जा रहा हूं। राजीव सूद जी हमारे साथ मौजूद है, फाइनेंस एक्सपर्ट है। राजीव सूद जी, 6 महीने की सरकार हो चुकी है, और ये जो महीना अभी चल रहा है, ये महीना, आधा महीना लगभग गुजर चुका है। सवाल ये है कि 15,000 कर्मचारी हैं, कॉर्पोरेशन के ही हैं, ठीक है, लेकिन उनको सैलरी नहीं मिली है अब तक। सीएम सुक्खू ने खुद कहा है कि सैलरी इनको 16-17 तक मिला करती थी। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि वो सीएम है, उनकी बात पर कितना यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब हम बेहतर जानते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं? क्या जो हिमाचल की सरकार है वो एक आर्थिक संकट की तरफ बढ़ती जा रही है तेजी से? देखिए, ऐसा जो पहले दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के वक्ता ने बताया है, तो HRTC तो एक कॉर्पोरेशन है, ठीक है। पूरा उसके बारे में पूरा हम ये नहीं कह सकते कि हिमाचल गवर्नमेंट का उसका प्रभाव पड़ता है। कॉर्पोरेशन को अपना ही फंड्स में से देना पड़ता है, ग्रांट डेफिनेटली गवर्नमेंट। और ये पहली बार नहीं है जो मेरे नॉलेज में है, और मैंने भी पहले भी सुना नहीं है, पिछली सरकारों में भी लेट मिलती रही है सैलरी। और ये कोई बहुत बड़ा संकेत नहीं है कि हम आर्थिक स्थिति जो है हमारी बहुत स्टेट की खराब है। HRTC तो हमेशा लॉस में ही रहा है, ठीक है ना। पर अगर हम पूरे स्टेट की बात करें तो इससे हम स्टेट के को नहीं आंक सकते दोनों चीजें। HRTC के साथ वी कैन नॉट, वो एक माइक्रो बात है जी, ये एक मैक्रो स्टेट में हम बात करें तो
एक डेफिनेटली अगर जो हम कहें कि हमारा जो जीडीपी का रेशियो है और डेट का जो रेशियो है वो काफी हायर साइड पे है, पर वो आज का 6 महीने का नहीं है, वो पहले से ही है जी। पहले भी मेरा जो जीडीपी का जो रेशियो था डेट का वो 40.49% था, पंजाब का 48% है, मिजोरम सबसे हाईएस्ट जीडीपी टू डेट रेशियो है मिजोरम का 53% का जी। तो ये डेट जो 40% ऑफ जीडीपी है ये सिर्फ इसी सरकार का नहीं है, पीछे से ही प्रॉब्लम आ रही है ना, वही टेक ओवर किया हुआ है। अब उसकी बुरवाई तो करनी पड़ेगी, अब जो प्रथा चली हुई है उसको एकदम खत्म नहीं कर सकते, पर लेकिन अगर ये हम बात करें कि फाइनेंशियल क्राइसिस में स्टेट है बिकॉज हम अपने रिसोर्सेज जो हैं अब पीछे कई सालों से, अभी 6 महीने की बात नहीं मैं करता, मैं ओवरऑल बात करता हूँ कि एक रोल ऑफ गवर्नमेंट जो होता है। राजीव सूद जी, आपकी आवाज थोड़ी दब दब कर आ रही है, मैं चाहूंगा कि हमारी जो टेक्निकल टीम है कि एक बार दोबारा आपको करेक्ट करें, और तब तक पे बाकी आपने फर्स्ट टेक मैंने आपको लगभग ले ही दिया है, फिर आपके पास आता हूं और आप बने रहें। हमारे साथ चेतन सिंह बरागटा जी हैं, बीजेपी के लीडर, और सुशांत जी हैं स्पोक्सपर्सन, सीनियर स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के। मैंने पहले भी आप इनको सुनाया है। अब मैं आपके पास आता हूं चेतन जी, अब आप जो है फ्री हैं, आप वो तमाम वो मुद्दे उठाने के लिए जो इसके आसपास जुड़े हैं, सच क्या है, झूठ क्या है, और क्यों बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता, क्यों एक ऐसे नेता जो राज्य में सीएम पद पर रह चुके हैं, वो अगर ये सवाल उठा रहे हैं तो उसे गंभीरता से क्यों ना लिया जाए। जी चेतन जी। देखिए, हम तो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी और हमारा पूरा फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम चीज़ों को उठाए। देखिए, मैं 2 विषय यहाँ पे रखना चाहता हूँ जो अभी यहाँ पे राजीव सूद जी ने, जो बहुत ही सीनियर एक्सपर्ट है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, एंड वी ऑलवेज लुक अप टू हिम, और साथ में सुशांत जी ने उठाए। बजट एस्टिमेट, बजट स्पीच माननीय मुख्यमंत्री जी की, उसमें जो बजट एस्टिमेट दिए गए थे इस फाइनेंशियल ईयर में, उसमें क्लियरली बताया गया था कि 8353 के करीब ये लोन करोड़ 8353 करोड़ का ये लोन इस फाइनेंशियल ईयर में उठाएंगे। ठीक है, उसको रिवाइज भी करना पड़ता है, परंतु आज एक साल में अगर वो बोलते हैं कि हम 84,000 करोड़ के करीब का लोन उठाएंगे, और आज ही आप 6 महीने के अंदर आप 7,000 करोड़ के लोन पे आ गए, तो एक मुझे लगता है बहुत गंभीर विषय है। दूसरा विषय की जो अभी सुशांत जी ने बोला, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कि हमारा जो काटे गए हैं जो लोन लिमिट है, तो ठीक है, जीडीपी का जो 3% है वो फॉर्मूला आरबीआई ने लगाया, और उत्तराखंड के लिए लगा, जम्मू कश्मीर के लिए लगा, वो सबके लिए लगा, इसमें हिमाचल को अलग से क्यों हम इसको कर रहे हैं। मैं तो इतना आपसे यहाँ आग्रह करता हूँ कि ठीक है, हम मानते हैं फाइनेंशियली अभी हिमाचल के लिए बहुत विकट स्थिति है, हम भी इसमें सरकार के साथ हैं, परंतु मुझे लगता है इसमें मैं सिर्फ इतना ही फीडबैक कांग्रेस को देना चाहता हूं, जो फिजूल खर्चे हैं उसको बंद करिए, और जो सैलरीज है उसको प्लीज काइंडली उसको डिसबर्स कर लिए टाइमली। जैसे अभी 2 बातें हैं, एक तो ये कि अगर रूल बना 5% से घटकर 3.5% हुआ जीडीपी का कि आप लोन ले सकते हैं, लिमिट देखेंगे तो कई राज्यों के लिए की गई, इस पर आपत्ति क्यों है। दूसरा ये कि फिजूल खर्ची आप न कीजिए। सुशांत जी, आपको इसका जवाब देना है, और आपका पूरा राइट है, आप दोनों को, अगर आप एक दूसरे को के बारे में किसी जवाब पे अपनी जवाब रखना चाहते हैं तो आप प्लीज इशारा कीजिए, आप क्रॉस कर सकते हैं। सुशांत जी, आपको आंसर देना है इसका। देखिए सर, चेतन जी ने कहा कि ग्रॉस जीडीपी का हमने एक परसेंटेज फिक्स किया, बिकॉज चेतन जी खुद एक प्राइवेट बैंक से रिटायरमेंट लेकर आया है, एंड ही फॉट एमएलए इलेक्शन, तो एक बहुत यंग एज में ये बैंकिंग रिटायरमेंट ही कहेंगे हम, बैंकिंग सेक्टर छोड़ के राजनीति में आया, तो ही नोज इट बेटर कि किस परसेंट को इन्होंने फिक्सअप किया है। और राजीव सूद जी, बिकॉज ये अकाउंटिंग फील्ड के अपने आप में हिमाचल में एक स्तंभ है। अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे। देखिए, डेफिसिट जो है वो प्रदेश का पिछली सरकार से अगली सरकार को ट्रांसफर होता है, अगली सरकार से उससे आगे वाली सरकार को ट्रांसफर होता है। ऑल ऑफ अ सडन अगर आप कट लगा देते, कैप लगा लेते हैं कि हमने आपका इतना पैसा कम कर दिया, ऑल ऑफ अ सडन, तो उस चीज के लिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए तो समय लगेगा ना। अगर एकदम से आप ये कहेंगे कि 5 महीने की सरकार है, ये भी करे वो भी करे, देखिए वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक कंस्ट्रक्टिव अगर ऑपोजिशन की बात करनी है तो कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन तो यह भी होना चाहिए था कि अपने जो क्रियाकलाप है वो आप स्वीकारे। जनादेश आपके खिलाफ आया, वो किन मुद्दों पर आया? मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने ओपीएस का वादा किया। अभी हम सैलरी पर हैं, अभी हम सैलरी पर हैं, वो गारंटी पे बाद में आएंगे, अभी सैलरी पर है। आपने कहा कि समय तो लगेगा ना, तो क्या इसलिए समय लग रहा है? क्या इसलिए एचआरटीसी और दूसरे कॉर्पोरेशन की कर्मियों की सैलरी अभी नहीं मिली है? ये बता दीजिए।
नहीं, देखिए विशाल भाई, एक चीज मैं आपके साथ क्लियर कर रहा हूं कि एचआरटीसी का इन पास भी अगर आप ट्रेंड देखेंगे, हमेशा सैलरीज 10 तारीख के बाद ही रिलीज हुई है। लेकिन आज एकदम से विपक्ष का ये कहना, मैं चेतन जी के ध्यानार्थ ये भी लाना चाहूंगा कि जब शांता कुमार जी की सरकार थी तब भी सैलरियां लेट मिलती थी, प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार थी तब भी सैलरियां लेट मिलती थी, वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी तब भी सैलरियां लेट मिलती थी। आपके सीएम तो कहते हैं, आपके नेता कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए, फिर आप पुरानी बातों क्यों दोहरा रहे हैं भाई? आपको तो परिवर्तन करना है ना, आप व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आए हैं। विशाल भाई, व्यवस्था परिवर्तन को सेट करने के लिए हमें भी तो एक टाइम चाहिए। हम कह रहे हैं आप हमारा शेयर बीबीएमबी का दीजिए, हम कह रहे हैं वाटर सेस हमें लगाने दीजिए, कहीं ना कहीं हिमाचल की इकोनॉमी तो स्ट्रेंथन करने दीजिए। हमारी अर्थव्यवस्था का क्या पार्ट है? हमारी अर्थव्यवस्था में हमारे पास पैसा कहां से आएगा? कहीं ना कहीं हमें फोकस तो इन चीजों के ऊपर करना पड़ेगा। अगर वाटर सेस की बात कर रहे हैं हमारे, अगर हिमाचल की हम बात करते, तो मैं जरा यहाँ पे थोड़ा सा उनको मैं क्लैरिफाई कर दूं। जो वाटर सेस का इशू है वो पूरे इसमें पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नोटिफिकेशन आई है और उसमें बड़ा क्लियर किया गया है, ये पूरे इंडिया के लिए इसको इंप्लीमेंट किया गया है। और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो हमारे यहाँ पे हिमाचल में प्राइवेट प्लेयर्स, वो कोर्ट में भी चले गए हैं। तो ये प्रॉब्लम केंद्र सरकार को नहीं, यहाँ के जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनको भी इशू है इसको लेकर। और जो ये एक जो हमारे सैनन प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, उसको तो भारतीय जनता पार्टी भी इसको उठाती रही है और उस इशू को लेकर हम आपके साथ हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र के साथ हिमाचल के इंटरेस्ट को कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। वी विल ऑल्सो इंश्योर दिस। हम पार्टी लाइन से ऊपर उठ के हिमाचल के इंटरेस्ट को लड़ेंगे। परंतु मेरा मुद्दा यहाँ पे सिंपल है। देखिए, एक तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन को लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरी तरह से अभी सकते में है। दूसरा, मैं एक और इशू यहाँ पे उठाना चाहता हूँ, एनपीए का इशू। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं उस पर भी बात नहीं आऊंगा, उस पर भी बात नहीं आऊंगा। अभी जो विषय है वो एचआरटीसी और दूसरे कॉर्पोरेशनों की सैलरी में जो डिले है, क्या इसे ये माना जाए कि आर्थिक संकट का एक संकेत है या नहीं? मैं अभी फिलहाल इस पर बात करना चाहता हूं, लेकिन मुझे आप सबकी इजाजत से यहां पर छोटा सा एक ब्रेक लेना पड़ेगा। आप सभी से मैं इजाजत के साथ एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। सुशांत जी, ये सिर्फ सर हिलाने का समय नहीं है, आपको कहना पड़ेगा, आप कहिएगा जो भी कहना है आपको। ब्रेक के बाद आते हैं, आपके पास आपको समय देंगे। सैलरी हमेशा 17-18 तारीख को ही मिलती है। सरकार को बदनाम करने की कोशिश एक साजिश के तहत हो रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH पर, JKLH प्राइम टाइम। विषय यह है कि आखिर 15,000 के आसपास जो कर्मचारी हैं अलग अलग कॉर्पोरेशनों के, उन्हें सैलरी अब तक क्यों नहीं मिली है। इस पर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो है उसकी नीतियां ऐसी है कि वो आर्थिक संकट की तरफ बढ़ती जा रही है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम पहले से ही पहले के सरकार के कर्ज तले दबे हुए थे, हमें इसे ठीक करने में समय लगेगा। राजू सूची, इससे पहले कि मैं इन दोनों मेहमानों के पास जाऊं, बीजेपी या कांग्रेस में, फिर से एक बार आपके पास आना चाहता हूं शॉर्ट रिमार्क के लिए कि क्या यह स्थिति सुधरने जैसी लग रही है या हालात बिगड़ेंगे? क्वेश्चन है कि राजू सूची, आपको मेरी आवाज मिली? मेरा सवाल यह है कि जो भी स्थिति अभी है आर्थिक, ये सुधरने की तरफ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं हालात, या ये स्थिति अभी बिगड़ेगी? देखिए, एज फार एज पेमेंट ऑफ सैलरी टू एचआरटीसी एम्प्लॉय कंसर्न करती है, उसमें ठीक है, टाइम पे देनी चाहिए, लेकिन वो संकेत नहीं देता कि हमारी जो है अर्थव्यवस्था बिल्कुल टरमरा गई है, ऐसा नहीं लगता है। किस तरह से अगर जो हमारे सरकार जो है पिछला बर्डन तो उठाया ही है लोन का, और उसमें रिसोर्स किस तरह से मोबिलाइज कर सकें, क्योंकि मेरे को फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में एक क्लियर कट डिवीजन होती है कि सेंटर ने कितना पैसा जी स्टेट को देना है। हाँ, ये आज से नहीं, पहले से चला हुआ कि आपकी जो रेवेन्यू है, रिसोर्सेज जो है वो मोबिलाइज करता है सेंटर, उसमें स्टेट का शेयर है। अगर जब उसमें कहीं कटौती होती है, डेफिनेटली उसके लिए स्टेट की सरकार है उन्हें वक्त देना पड़ेगा, कि सरकार को वक्त देना पड़ेगा, ये कहना है राजीव सूद जी का। अब मैं आपके पास आता हूं चेतन जी, आपने जो विषय उठाए थे उस पर पहले मैं छोटा सा एक रिएक्शन सुशांत जी का ले लेता हूं, फिर आप अपनी बात करेंगे। और आप दोनों बिल्कुल फ्री हैं, आप एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं। एक दूसरे पर को आपको लगता है कि तर्क नहीं है या जवाब सही गलत है तो आप बीच में कह सकते हैं। जी सुशांत जी, आपसे जवाब लेना चाह रहा हूं।
समय का मैं जल्दी बोलिएगा। पूर्व भाजपा सरकार ने एचआरटीसी कर्मियों को 3 साल तक ओवरटाइम और रात्रि भत्ते का भुगतान नहीं किया है। वो एरियस कौन पे कर रहा है? प्रदेश की कांग्रेस सरकार पे कर रही है। चेतन जी तो मुकर जाएंगे, चेतन जी तो कहेंगे हमने पैसे दिए, लेकिन ये तो फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड है कि अगर आपने पिछले 3 सालों के पैसे दिए होते तो एचआरटीसी तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है लोगों की सेवा करना। अगर आपने उस समय उनको पैसे दिए होते तो आज ये स्थिति नहीं आती। और जिसमें एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप जो ये 15,000 का फिगर ले रहे हैं, इसमें एक नंबर वो भी है, वो लोग हैं जिनको कोविड काल में माननीय जयराम जी खुद ये मान रहे हैं कि 2 से 3,000 लोग कोविड के समय में हमने रखे थे नौकरियों में। वो उस समय रखे थे बिकॉज वो डिजास्टर मैनेजमेंट का उस समय एक आवश्यकता थी। उस समय आपको सेंटर से फंड पंप इन हुआ, आपको एक्स्ट्रा पैसा आया, आपको केंद्र सरकार ने कोविड के समय अतिरिक्त राशियां प्रदान की प्रदेश सरकारों को। लेकिन आज कोविड की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस की सरकार ने उन लोगों को नौकरियों से नहीं निकाला है। वो लोग अभी भी अपनी नौकरियों में काम कर रहे हैं, उनको 6 महीने की एक्सटेंशन दी गई। लेकिन क्या चेतन जी ये बताने का वादा रखते हैं कि एचआरटीसी के एम्प्लॉइज को 3 सालों का एरियर क्यों नहीं दिया? क्या ये बताने का दम रखते हैं कि वो जो कोविड के समय में लोग जो केंद्र की मदद के साथ रखे थे, आज उनकी जो सैलरीज है वो कैसे पे की जाएगी? चेतन जी कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन आज आप विपक्ष में आज आप ताली ठोक कर कह रहे हैं। अगर हम भी कहने पे आए तो हम तो ये पूछते हैं कहां है लोगों के वो 15 लाख रुपए जो अकाउंट में पैसे जाने थे? कहां है लोगों के वो? आपने सिलेंडर्स की सब्सिडी बंद कर दी। आप ये बताएं हमें चेतन जी, कहना बड़ा आसान है, लेकिन जब सिस्टम चलाना पड़ता है तब पता चलता है कि कैसे चलता है। रेट और एक डिबेट को ले जा रहे हैं, क्यों ऐसे चलाई जा रहे हैं, अपने लंग्स को प्रेशर दे रहे हैं, ब्लड प्रेशर अपना हाई रख रहे हैं। इस चीज को आप आराम से भी बोल सकते हैं, इसलिए आपसे आग्रह है टेम्पस को थोड़ा कूल डाउन करिए। आप एक नेशनल डिबेट में हैं और सहनशीलता से अपने उसको रखिए। बड़े बिग बैंग डिबेट के साथ आप आए थे, बड़े बिग बैंग अनाउंसमेंट आप लोगों ने करी थी। चेतन जी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो सेम है आपकी और मेरी। एक मिनट को बात तो खत्म करने दो। लेट मी कंप्लीट सर। आपकी मैंने बातें बड़े उससे सुनी, आप पेशेंसली आप भी मेरी बात सुन लीजिए। बड़े बिग बैंग अनाउंसमेंट आपके मंत्री जी ने करी थी कि हम ये एरियर्स और वगैरह दे रहे हैं, क्या वो अभी तक दिया? आपने नहीं दिया, तो पहले इसको उत्तर दे दीजिए। अगर हमारे में कुछ खामियां रही थी तभी तो आप लोग पावर में आए ना, तो उसमें इसमें कोई नहीं है कुछ हमारी नेगेटिविटी, तभी आप लोग आए हैं। तो इसलिए इस बात को बार बार मत जाइए। अभी आपको 6 मंथ्स मिले हैं, आपकी परफॉर्मेंस क्लियरली दिख रही है ग्राउंड पे, क्या आपकी हालत है। आपका जो हनीमून पीरियड है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। क्या जरूरत थी 3-3 हेलीकॉप्टर लेने की? क्या जरूरत थी 6-6 सीपीएस बनाने की? क्या जरूरत थी डॉक्टर्स के एनपीए को बंद करने की? क्या जरूरत थी 7,000 एम्प्लॉयज को लेने की? क्यों नहीं अभी तक आउटसोर्स के लोगों को सैलरी मिल रही है? क्यों आपने 1 बजे तक दारू के ठेकों को खुला रखा? क्यों आपने 900 इंस्टीट्यूट्स बंद करे? क्यों आपने स्कूल को बंद करा? इसके उत्तर कौन देंगे? क्यों आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी के जो आपने एक 10 गारंटी में आपने बोला था हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे 300, वो अभी तक क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं आपने हमारे को ब्लूप्रिंट दिखाया बागवानों को कि हम अपने आप तय कर पाएंगे सेब की कीमत? क्यों आपने अभी तक 1,500 रुपया महिलाओं को नहीं दिया? आज का ही मैं आपको एक मैं एग्जांपल देता हूं, जो लगातार आपकी सरकार बहुत सारे सवाल हैं, बहुत जल्दी में जवाब चाहिए होगा। अब जी सुशांत जी बहुत जल्दी में जवाब चाहिए होगा। बहुत सारे क्यों हैं? विशाल भाई एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा। प्रदेश की कांग्रेस की सरकार आई, सबसे पहले रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ कांग्रेस बढ़ी और सबसे पहले हमने जो लिकर एक्साइज पॉलिसी थी उस पॉलिसी को चेंज किया। हमने जो विशाल भाई ने मुझसे पूछा ना चेतन भाई, तो जवाब तो देना पड़ेगा, या आप ही जवाब दे दीजिए, आप ही उत्तर दे दीजिए। अब मुझसे पूछा है तो मेरा भी आप उत्तर सुन लीजिए। एक्साइज पॉलिसी रिवैम्प की गई जी। चेतन जी को आवाज मिल पा रही है शायद। ये स्थिति है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस स्थिति को ये माना जाए कि 6 महीने का जो समय है ये यहां पर तमाम तरह का आकलन कर लिया जाना चाहिए? क्या विपक्ष जो लगातार सवाल उठा रहा है, क्या उस सवाल में दम है? क्या सरकार कहीं ना कहीं कुछ अपनी नीतियों में थोड़ा डगमगा रही है? मुझे लगता है कि जैसा अभी राजीव सूद जी ने कहा है कि ये बहुत अर्ली है इस चीज को रेट करना, थोड़ा समय दिया जाना चाहिए। और सीएम खुद ये कह चुके हैं कि सैलरी मिलेगी 17-18 तक, लेकिन क्या यह ताखीर यानी क्या यह डिले नहीं है? अगर है तो क्यों है? यह सवाल तो बना रहेगा। समय की बहुत कमी है, माजरत चाहूंगा आप तमाम लोगों से। अब वक्त ही बचा, लेकिन आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और दर्शकों से आग्रह है कि वो बने रहे न्यूज़ 18 JKL के साथ। नमस्कार।
ज्यादा कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं, आज 14 तारीख बीत गई। सैलरी हमेशा 17-18 तारीख को ही मिलती है। सरकार को बदनाम करने की कोशिश एक साजिश के तहत हो रही है।